डियर फ्रेंड्स, आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 25 सेक्शन 340 से 352 के प्रोविज़न्स को पढ़ेंगे, जो प्रोविज़न्स एज टू ऑफेंसेस इफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के बारे में हैं। इससे पहले कि इन सेक्शंस को हम पढ़ें, हम एक बार जिस सेक्शन को पहले पढ़ चुके हैं, सेक्शन 195, उसकी तरफ मैं आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहूँगा और उसकी ब्रीफ समरी जो है हम करेंगे ताकि आपको ये सेक्शन समझ में आ जाए। 195 क्या कहता है? आपने देखा होगा कि सेक्शन 190 सीआरपीसी के तहत कॉग्निजेंस जो है मैजिस्ट्रेट लेता है ऑफेंसेस की, तो वो तीन तरह से कॉग्निजेंस लेता है। एक कॉग्निजेंस लेता है प्राइवेट कंप्लेंट के ऊपर, एक लेता है पुलिस रिपोर्ट के ऊपर और एक लेता है सू मोटो। तो जिस समय वो कॉग्निजेंस लेता है तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू सी वेदर ही कैन टेक कॉग्निजेंस आर नॉट। तो 195 से 199 तक जो सेक्शन सीआरपीसी में दिए हैं, उसमें बहुत से प्रोविजंस दिए हैं जिनके तहत मैजिस्ट्रेट कैन नॉट टेक द कॉग्निजेंस। अब जैसे 195 सीआरपीसी को आज हम थोड़ा सा 1 मिनट के लिए उसका मुलाजा करेंगे। काइंडली हैव ए लुक अपॉन सेक्शन 195 सीआरपीसी। 195 क्या कहता है कि प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स फॉर ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस एंड फॉर ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स गिवन इन एविडेंस। तो इसके बारे में ये कहता है कि इन तरह की इसमें 3 कैटेगरी दी है ऑफेंसेस की। उनके बारे में ये कहता है कि नो कोर्ट विल टेक कॉग्निजेंस। वो 3 तरह की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं कि ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 172 से 188, बोथ इंक्लूसिव ऑफ द इंडियन पीनल कोड, और अबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस, यानी 172 से 88 और इनकी अबेटमेंट और इनको करने का प्रयत्न, और एनी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सच ऑफेंस, या ये ऑफेंस करने के लिए कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो एक कैटेगरी तो हुई ये। दूसरी कैटेगरी है कि सेक्शन 193 से 196, 199, 200, 205 और 211 तथा 228 जो ये सेक्शंस हैं 172 से 188, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ उसके बारे में बताऊंगा कि किस बारे में है। और ये सेक्शंस जो है फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेशन के बारे में है। तीसरी कैटेगरी है सेक्शन 463, 471, 475, 476, और वो है फर्जी कागजात, फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो थोड़ा सा मुलाजा करेंगे कि जिन जिन ऑफेंसेस के बारे में हमने बात की। 172 क्या है? एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स। एक आदमी समन कराने के लिए जा रहा है और एक आदमी उसको मतलब अपने आप को छुपा रहा है या उस सर्विस को अवॉइड कर रहा है, तो ये उस कोर्ट की कंटेम्पचुअल एक्शन है, उसके कार्य में बाधा है। प्रिवेंटिंग सर्विस ऑफ समन्स और अदर प्रोसीडिंग्स आर प्रिवेंटिंग पब्लिकेशन देयर ऑफ। 173 यानी कोई मुनादी होनी है, पब्लिकेशन होनी है, उसमें रुकावट पैदा कर रहा है। नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। किसी पब्लिक सर्वेंट ने बुलाया, पुलिस वाले ने बुलाया, 160 का सम्मन दे दिया, उसने बुलाया है, नहीं आ रहा, जज साहब ने सम्मन दे दिया, नहीं आ रहा, तो मतलब अवॉइड कर रहा है। तो उन अवॉइड करने की स्थिति में जो है मतलब वो ऑफेंस कर रहा है। नॉन अपीयरेंस इन रेस्पॉन्स टू द प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82। उसके बाद 175 है ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट मंगवाई है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, और वो पब्लिक सर्वेंट को पेश करनी है। बाई पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, जो पेश करने के लिए बाउंड है वो पेश नहीं कर रहा। अगला ओमिशन टू गिव नोटिस टू इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाई पर्सन इलीगली बाउंड टू गिव इट। तो कोई भी आदमी इस तरीके से फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन को झूठी सूचना दे रहा है, रेफ्यूजिंग ओथ
कसम उठाने से मना कर रहा है, कोर्ट में कर रहा है, या एमएलए बन गया, एमपी बन गया, मेंबर पार्लियामेंट बन गया, पंचायत मेंबर बन गया, सरपंच बन गया या चेयरमैन बन गया और शपथ लेने से इनकार कर रहा है, जबकि वो ऐसा करने के लिए बाउंड है। तो रेफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट और ऑथराइज्ड टू क्वेश्चन, जो सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य है, वो जवाब नहीं दे रहा। रेफ्यूजिंग टू साइन द स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं कर रहा। फॉल्स स्टेटमेंट ऑन ओथ, झूठी गवाही दे रहा है धर्म ठा करके। और फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट। इस तरीके से ये 182 तक मैंने आपको बताया। 183 है रेजिस्टेंट टू टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय लॉफुल अथॉरिटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट, और 184 है ऑब्स्ट्रक्टिंग सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 185 है इलीगल परचेज आर बिड फॉर प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। 186 है ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शंस। और 187 है ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट व्हेन बाउंड बाय लॉ टू गिव असिस्टेंस। अब इस 187 सेक्शन को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसके साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हमने सीआरपीसी को शुरू किया तो एक सेक्शन 37 भी पढ़ा था। और सेक्शन 37 क्या कहता है कि हु आर बाउंड टू गिव असिस्टेंस टू द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, यानी पब्लिक इज बाउंड टू असिस्ट द मैजिस्ट्रेट एंड द पुलिस। तो ये 187 क्या कहता है कि 37 के तहत जब हम बाउंड हैं, 187 क्या कहता है कि वो हम जो बाउंड हैं जिस बात के लिए वो मदद देने से इनकार करते हैं तो ये ऑफेंस बनता है। और 188 है डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated बाय पब्लिक सर्वेंट। जैसे धारा 144 लगा दी और उसको तोड़ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस तरीके से ये ऑफेंसेस हैं। और इन ऑफेंसेस की जब वायलेशन होती है और इनके तहत जब चलान होता है तो नो कोर्ट शैल टेक द कॉग्निजेंस। दूसरी कैटेगरी मैंने बताई थी 193 से 96 के फॉल्स एविडेंस वाली और फैब्रिकेशन वाली। और तीसरी कैटेगरी बताई 463, 471, 475, 476। तो इन 3 कैटेगरीज के अंदर जब आता है तो सेक्शन 195 लागू होता है। 195 के तहत जो है ना नो कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस। तो ये 195 सेक्शन था जो मैंने 340 में क्या है, इसका 340 से क्या रिश्ता है। इसका रिश्ता 340 से ये है कि 340 इसका प्रोसीजर बताता है। तो फिर क्या प्रोसीजर है, किसके तहत जो है ऐसा होगा। अब 340 क्या कहता है, अब 340 की तरफ हम आएंगे और 340 को देखेंगे 340 क्या कहता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि 340 सेक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। मैंने बहुत ही सरलीकरण तरीके से इसके बताने की कोशिश करूँगा और कोशिश की है कि मतलब सरल तरीके से आप लोगों को बताया जाए। वो क्या कहता है, प्रोसीजर इन केसेस मेंशन्ड इन सेक्शन 195। सेक्शन 195 आप दोबारा से मतलब उन सेक्शंस को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, सेक्शन 195 ही बताया है। तो क्या कहता है कि जब किसी न्यायालय में कोई दरखास्त आने पर, क्योंकि एक आदमी ने झूठी गवाही दे दी तो एक पार्टी दरखास्त दे सकती है, जी ये सच्चाई है, इसने फलां अदालत में ये कहा था या फलां कोर्ट में ये कहा था फलां दिन, और अब ये यहाँ कह रहा है, 164 के बयान में ये कहा था और अब ये कह रहा है। तो वो कहता है जब किसी न्यायालय में कोई दरखास्त आने पर या अन्य तरीके से कोर्ट का ये विचार है कि धारा 195 के खंड ख में दिए गए जुर्मों के संबंध की जा रही या की गई कार्रवाई में या साक्ष्य में ऐसा दस्तावेज पेश किया है जो गलत है, न्यायालय प्रारंभिक जांच के बाद जैसा जरूरी समझे करेगा। अब इसमें एक शब्द आया है अन्य तरीके से। अन्य तरीके का क्या अर्थ है कि सू मोटो या किसी की दरखास्त पर या तीसरे आदमी की दरखास्त भी हो सकती है, क्योंकि लॉ है कि एनीबडी कैन ब्रिंग द लॉ इन मोशन। क्रिमिनल लॉ को कोई भी आदमी मोशन में ला सकता है। तो आगे क्या कहता है कि जैसी भी स्थिति हो
उसके अनुसार प्रारंभिक जांच के बाद कार्रवाई करेगा। अब वो क्या करेगा जज? इस पर जांच का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यानी सारांश बनाएगा। जो एक दरखास्त दी है उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने पर क्या करेगा? फिर एक शिकायत ड्राफ्ट करेगा, कंप्लेंट लिखेगा, और उसके बाद क्या करेगा? उसे उस अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी जुरिडिक्शन हो कि सच एंड सच पर्सन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। जैसे सेक्शन 205 है, आपको याद दिलाना चाहूँगा 205 क्या है। एक आदमी एक दूसरे की जगह पेश हो जाता है, इम्पर्सोनेशन करता है, वो सेक्शन 205 है। अदालत में एक ही जगह भी पेश हो गया तो ये इम्पर्सोनेशन की, और इसमें 205 का जब केस बना तो इसकी प्रारंभिक जांच की जाएगी। हु इज़ द पर्सन हु अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ हुम, किसकी जगह पेश हुआ, और वो सारी जांच करने के बाद कोर्ट जो है एक शिकायत बनाएगी, और वो शिकायत जो है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसका एरिया बनता होगा उसको वो भेजेगी। तो जब शिकायत JMIC के सामने यानी जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने करेगा तो मुजरिम को उस न्यायालय के सामने पेश होने के लिए पर्याप्त सिक्योरिटी लेगा कि भाई तने फलां तारीख को पेश होना, इतने रुपए की जमानत दे। और यदि अपराध नॉन बेलेबल है और न्यायालय ये ज़रूरी समझता है तो मुजरिम को कस्टडी में लेकर उस न्यायालय के सामने पेश कर देगा। तो ये जो है 340 में एक और बच गया इसका कि गवाह को उस न्यायालय में जहाँ दोषी का ट्रायल होना है साक्ष्य हेतु बाइंड कर देगा, बाउंड कर देगा, और उसका ऑर्डर बाइंड का ऑर्डर कर सकता है। तो इस तरीके से अब 340(2) को हम पढ़ते हैं। 340(2) क्या कहता है कि किसी जुर्म के बारे न्यायालय को जो उपधारा के तहत, यानी जो उपधारा पहले आई है सब सेक्शन 1 में आया है के तहत जो सख्तियाँ मिली हैं, उस न्यायालय ने न तो कोई कंप्लेंट की और ना कंप्लेंट किए जाने वाली दरखास्त दी, उसे जो दी है, मान लिया कि कोर्ट को दरखास्त दे दी और उस कोर्ट के ऊपर जज ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया और ना ही कोई कंप्लेंट भेजी अगली कोर्ट में, दूसरी कोर्ट में जो भेजनी चाहिए थी, तो उस सूरत में क्या कहता है कि इसकी 195(4) में जैसा कहा गया है जो उसकी एपेलेट कोर्ट है उसके अंदर जो है अपील की जा सकती है। और जहाँ जैसे मान लिया जी डिग्री का केस था या और कोई केस था या उस सेंटेंस की जहाँ पर अपील होती है वहाँ पर इसकी अपील की जा सकती है। अर्थात जिस कोर्ट में गलत साक्ष्य दिया गया, दस्तावेज दिया, उसकी अपीलेट कोर्ट द्वारा ही सुनवाई होगी और वहाँ पर अपील होगी। अब 340(3) क्या कहता है कि शिकायत पर दस्तखत होंगे। कौन दस्तखत करेगा? प्रेजाइडिंग ऑफिसर, कोर्ट, न्यायालय। ए में क्या कहता है, यदि शिकायत करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है तो वह अधिकारी जिसे उच्च न्यायालय ने अधिकृत किया, और यदि अन्य मामलों के न्यायालय में पीठासीन अधिकारी, अगर दूसरे कोर्ट्स हैं तो पीठासीन अधिकारी या न्यायालय में ऐसे अधिकारिता द्वारा किए गए अधिकारी जिसको अधिकृत किया गया है, वो न्यायालय में जो लिखित में अधिकृत होंगे या नियुक्त किए जाएंगे वो दस्तखत करेंगे। अब कोर्ट के मायने दिए हैं कि कोर्ट कौन सी है कि सम टाइम्स हम कोर्ट केवल दीवानी को और फौजदारी को ही ले लेते हैं, नहीं, इसमें सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू और ट्रिब्यूनल्स जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं वो सारी के सारी कोर्ट्स हैं। तो सेक्शन 340 और 195 इन दोनों का एक बहुत क्लोज का रिश्ता है, और इन ऑर्डर टू हैव एन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन दे शुड बी रेड टुगेदर। इन दोनों को इकट्ठा पढ़ा जाना चाहिए। और यह बात जो है 1988 3 क्राइम्स 330 एट पेज 332 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कही है।
सैयद असदुल्ला काजमी वर्सेस एडिशनल मैजिस्ट्रेट के केस में। अब जो है हम सब सेक्शन 1 में आया कि कोर्ट कैन एक्ट ऑन द एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ और अदरवाइज। तो अदरवाइज के माने मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी शू मोटो ऑल्सो, इट कैन बी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ दैट हु वाज नॉट पार्टी टू प्रोसीडिंग्स इन विच ऑफेंस इज कमिटेड। एक आदमी पार्टी नहीं है, एक आदमी अदालत में आकर के दरख्वास्त दे देता है, अगर जी इसने ये चीज़ झूठी की है, तो इसके ऊपर एन नटराजन वर्सेस बी के सुब्बा राव का केस है, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 541। और 2015 सुप्लीमेंट्री क्रिमिनल कोर्ट केसेज 142 पंजाब एंड हरियाणा का केस है, बी के उपल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर क्या कहा कि कंप्लेंट अंडर सेक्शन 340 CRPC देयर इज नो पावर और ऑथराइजेशन bestowed upon element of the court to act as an officer of the court on behalf of state, as he was neither competent nor authorized to institute the complaint in its present form against appellants, and accordingly complaint is not maintainable। तो कोर्ट का एलिमेंट जो है, ही इज नॉट द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, तो उसके बिहाफ पर जो है कंप्लेंट दायर की गई, वो कंप्लेंट जो है खारिज की गई। अब 2002-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 332 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। इसमें कहा गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एक्यूज्ड हैज़ नो राइट टू पार्टिसिपेट एंड एड्यूस एविडेंस इन डिफेंस। जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसी ने एक दरख्वास्त दी तो कोर्ट इज़ टू बी सेटिस्फाइड इटसेल्फ, कोर्ट ने अपने आप को सेटिस्फाई करना है, उसमें एक्यूज ने कोई हिस्सा नहीं लेना। जैसे सेक्शन 200 से 203 तक हमने पढ़े थे कंप्लेंट में प्रिलिमिनरी एविडेंस जो होता है, इसी तरीके से इसके अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो होगी एक्यूज जो है हिस्सा नहीं ले सकता। अब 2008-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 760 माननीय अपेक्स कोर्ट की अथॉरिटी है, PD लखानी एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इम्पोर्टेंट अथॉरिटी है, इसमें 340 और 195 के ऊपर डिस्कस किया और क्या कहा कि क्रिमिनल कंप्लेंट मेड टू SSP, क्रिमिनल कंप्लेंट जो है ना मतलब SSP को भेज दी, SSP ने SHO को सेंड कर दी, तो SHO फाइल्ड द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 182 IPC। क्या कहता है, कंप्लेंट डिसमिस्ड। क्यों डिसमिस की कि अंडर सेक्शन 195 कंप्लेंट कुड बी फाइल्ड आइदर बाय SSP और बाय हिज सुपीरियर। तो इसलिए अगली अथॉरिटी है 2005-2 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 186 पंजाब एंड हरियाणा, ये राकेश गोयल वर्सेस मनीष गोयल की अथॉरिटी है। इसमें क्या है, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 340। तो अपील लाइज अगेंस्ट ऑर्डर 340 में दरख्वास्त जो है रिजेक्ट कर दी। एक आदमी ने दरख्वास्त दी या इसने मिथ्या साक्ष्य दिया है या गलत डॉक्यूमेंट पेश किया है और कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, तो उसकी अपील लाई करती है 341 में। तो आगे कहता है 209-4 क्रिमिनल कोर्ट केसेज 29 पेज सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है, के सुधांकरण वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की अथॉरिटी है कि कोर्ट टुक सू मोटो एक्शन अंडर सेक्शन 340। ऑर्डर अंडर सेक्शन 341 इज नॉट अपीलेबल। सू मोटो एक्शन ले लिया, सारी चीज़ होगी, 341 में अपील होगी। वो कहता है उसमें जो ऑर्डर पास हुआ ना 341 में, दैट इज़ नॉट अपीलेबल। और अगली बात इसमें और भी काम की कह दी, तो इसलिए ये अथॉरिटी सुधाकरण वाली सुधाकरण वाली अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात यह भी कह दी, एंड इज आल्सो नॉट चैलेंजेबल इन रिवीजन आल्सो, और रिवीजन में भी चैलेंज नहीं हो सकता। तो इसलिए 340 के ऊपर जो ये अथॉरिटीज़ मैंने बताई मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटीज़ हैं। और मेरा आपसे ये कहना है कि आप एक बार जब 340 को पढ़ें तो 195 को ज़रूर पढ़ें, और 195 को पढ़ने के साथ साथ ये 341, 42, 43, 44 इन सेक्शंस को भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आगे क्या कहता है
कि उच्च न्यायालय को छोड़कर कोई भी न्यायालय जो धारा 340 की उपधारा 1, 2 में कंप्लेंट दायर करने से इनकार करता है, यानी मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट दायर करने से इनकार करता है, कर दी कि नहीं भाई मैं तो नहीं करूँ, तो जिसके विरुद्ध कंप्लेंट न्यायालय द्वारा दायर किया है उस न्यायालय में अपील कर सकता है। दो बात है इसमें, एक तो इनकार कर दिया या उसने दायर कर दी, तो दोनों के खिलाफ अपील दायर हो सकती है। अब जैसा धारा 195(4) में कहा है, 195(4) में क्या कहा कि कहाँ होगी? एपीलेट कोर्ट में, कि अदालत जिसमें जुर्म हुआ कि एपीलेट कोर्ट में, और यह एपीलेट कोर्ट दोनों पक्षों को सूचना देने के बाद उस शिकायत को वापस लेने का निर्देश भी दे सकती है। यदि वह ऐसी शिकायत करता है तो उस धारा के उस उपबंध तदनुसार लागू होंगे। तो ये क्या है 341 का 2 कि इस धारा के अधीन आदेश और धारा 340 के अधीन आदेश के रहते हुए अंतिम आदेश होगा। यानी जो ये फैसला होगा ना, जैसा कि मैंने बताया कि फिर उसकी कोई अपील भी नहीं, कोई रिवीजन भी नहीं, यही बात इसने कही है, उसका कोई पुनर्निरीक्षण नहीं होगा। तो इसलिए जो एपीलेट कोर्ट का आदमी है वो जो है उसको अपने सबऑर्डिनेट को उस कंप्लेंट को वापस लेने के लिए भी कह सकता है। अब 342 क्या कहता है कि खर्चे का आदेश देने की शक्ति, कोर्ट को ये पावर है कि 340 के अधीन शिकायत दायर करने के लिए या धारा 341 के अधीन अपील के संबंध में कार्रवाई करने वाले न्यायालय को खर्चे के बारे में आदेश देने की शक्ति है, पावर है, और जो ठीक समझे वो जो सुसंगत लगे वो कह सकती है कि इतना रुपया जो है जमा कराओ। और वो अब 343 क्या कहती है कि जहाँ मैजिस्ट्रेट संज्ञान करे वहाँ प्रक्रिया कैसे होगी? जहाँ मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, जहाँ धारा 340 और 341 में शिकायत या अपील जिस मैजिस्ट्रेट को की गई है। अब अध्याय 15 में चाहे कुछ भी लिखा है, अब अध्याय 15 कह दिया तो 15 को भी याद करना पड़ेगा, यहाँ 15 को भी पढ़ना पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा याद दिवा दूँ, अध्याय 15 क्या है? अध्याय 15 है सेक्शन 200 से 203 कंप्लेंट का। तो वो कहता है कि चाहे उसमें कंप्लेंट का तरीका लिखा है कि इस तरीके से होगा, कंप्लेंट यूँ होगी और प्रिलिमिनरी एविडेंस होगा, तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि जहाँ धारा 340 और 341 के तहत ये अपील हुई या मतलब कार्रवाई हुई, संज्ञान लिया गया, वो कहता है कि इसको इस तरीके से मैजिस्ट्रेट डील करेगा मानो वो पुलिस रिपोर्ट पर कार्रवाई हो रहा है। तो उसके बाद इसका सब सेक्शन 2 है कि मैजिस्ट्रेट जो मुकदमे की सुनवाई कर रहा है और ये बात उसके ध्यान में ले आई जाती है कि जी जुडिशियल प्रोसीडिंग जिसमें ये मामला उत्पन्न हुआ था उसकी अपील लंबित है, और तो क्या होगा वहाँ यदि वो ठीक समझे तो सुनवाई को चाहे वो किसी भी स्टेज पर है अपील के निर्णय तक पोस्टपोन कर सकता है, यानी रोक सकता है। अब 344 क्या कहता है कि समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, जो झूठी गवाही दी या अदालत के अंदर किसी ने झूठा बयान दिया तो समरी ट्रायल के रूप में जो है डिसाइड किया जाएगा। तो क्या कहता है कि यदि किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में जजमेंट या अंतिम आदेश पास करते वक्त सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ये फाइंडिंग देता है कि कार्रवाई में उपस्थित होने वाले किसी गवाह ने ये जानते हुए या जानबूझ करके झूठी गवाही दी है या मिथ्या साक्ष्य इस नियत से तैयार किया है कि वह उस साक्ष्य ऐसी कार्रवाई में प्रयुक्त किया जाए तो उसका हल हो जाए और न्याय हित में ऐसा करना ही एक उपाय है, तो उस गवाह का मिथ्या साक्ष्य देने या मिथ्या साक्ष्य तैयार करने के कारण कॉग्निजेंस ले सकती है और अपराधी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दे करके शो काज नोटिस दिया जा सकता है और फिर समरी ट्रायल करते हुए 3 महीने तक की सज़ा या जुर्माना या दोनों, और जुर्माना जो है 500 रुपये तक हो सकता है। इस तरीके से वो 3 महीने की सज़ा 500 रुपये या 500 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित कर सकता है। और इसके ऊपर एक केस ला बताना चाहूँगा जो बहुत काम का है, क्योंकि इसके अंदर जो 344 सेक्शन मैंने बताया
344 में मतलब बहुत लंबा जो है लेजिस्लेचर ने लिख दिया और बहुत ही मतलब सटीक बातें जो उसने कही हैं वो सारी की सारी का खुलासा करते हुए 7 बातें इस अथॉरिटी में माननीय कोर्ट ने की, सुप्रीम कोर्ट ने। 2008 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस, 858 सुप्रीम कोर्ट महिला विनोद कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एमपी का केस था। तो इसने क्या कहा, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सेक्शन 344 सीआरपीसी, फीचर बता दी कि 344 के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली तो क्या कि पावर अंडर सेक्शन 344 सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, पहली विशेषता तो ये है। दूसरी ये है कि कोर्ट कैन एक्सरसाइज पावर ओनली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट एंड फाइनल ऑर्डर। तीसरी इसकी विशेषता क्या है कि ऑफेंडर शुड बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शो कॉज। चौथी क्या है कि मैक्सिमम सेंटेंस दैट कैन बी इम्पोज्ड इज 3 months इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ ₹500 और बोथ। पांचवी बात क्या है कि ऑर्डर इज अपीलेबल। छठी क्या है कि कोर्ट कैन प्रोसीड समरीली। और सातवीं बात है कि सेंटेंस इम्पोज्ड अंडर द सेक्शन शैल नॉट बी एक्सटेंडेड और एग्जीक्यूटेड until the disposal of an appeal or a revision against the judgment or order in the main proceeding। जो मेन प्रोसीडिंग हुई हैं अगर उसकी अपील हो रही है तो कोर्ट को उस समय तक जो है उस कार्रवाई को स्थगित करना चाहिए। अब 345 क्या कहता है कि जब किसी सिविल, क्रिमिनल या रेवेन्यू कोर्ट की उपस्थिति में धारा 175, 178, 179, 80 या 228 का जुर्म किया जाता है तो न्यायालय उसको, किसको, अभियुक्त को कस्टडी में डिटेन करवा सकता है और उसी दिन न्यायालय के टाइम ख़त्म होने से पहले, यानी उठने से पहले, कोर्ट क्या कर सकती है, जुर्म का कॉग्निजेंस ले सकता है और अपराधी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देकर शो कॉज इशू कर सकता है कि क्यों ना उसे इस धारा के तहत दंडित किया जाए और अपराधी को 200 रुपये तक का जुर्माना और जुर्माना डिफ़ॉल्ट की सूरत में 1 माह तक की कारावास या जब तक जुर्माना अदा ना करे सादा कारावास का दंड दिया जा सकता है। अब जो है सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि इस तरह से प्रत्येक केस में कोर्ट वे सारे तथ्य लिखेगी जिसमें अपराध बनता है, अपराधी का कथन भी यदि कोई है, अपनी फाइंडिंग और सेंटेंस सब जो है अभिलिखित करेगी, यानी राइटिंग में करेगी। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है कि यदि जुर्म 228 आईपीसी का था तो रिकॉर्ड से यह भी दिखाया जाएगा कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स जिसमें विघन डाला या अपमान किया वो किस स्टेज पर था और क्या विघन डाला और क्या अपमान किया। तो इसके ऊपर अथॉरिटी है 2005 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 225, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेज हाई कोर्ट ऑफ केरला। और इस अथॉरिटी के अंदर क्या कहा गया है कि सेक्शन 345 प्रोविजन डील्स विद 5 क्लासेज ऑफ कंटेम्प्ट। ये अथॉरिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसको भी 5 क्लासेज के अंदर जो है ना बताया है। पहला, इंटेंशनल ओमिशन टू प्रोड्यूस ए डॉक्यूमेंट बाय ए पर्सन लीगली बाउंड टू डू सो, यानी एक आदमी डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए बाध्य था और वो पेश नहीं करता, ही इज ओमिटिंग दैट। दूसरा, रेफ्यूजल टू टेक ओथ व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड टू टेक वन, ओथ लेने के लिए वो बाध्य है, नहीं ले रहा। रेफ्यूजल टू आंसर क्वेश्चन बाय वन लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ, सत्य बोलने के लिए बाध्य है और जवाब नहीं दे रहा। रेफ्यूजल टू साइन ए स्टेटमेंट मेड टू ए पब्लिक सर्वेंट इवन लीगली रिक्वायर्ड टू डू सो। इंटेंशनल इंसल्ट और इंटरप्शन टू ए पब्लिक सर्वेंट एट एनी स्टेज ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो ये 5 बिंदुओं के ऊपर जो है इसके ऊपर चर्चा की गई और माननीय अपेक्स कोर्ट ने इस अथॉरिटी के तहत ये
बिंदु बताए कि अगर ये स्थिति है तो उसके ऊपर ये लागू होगा और ये सेक्शन जो है इसके तहत ऑफेंस होगा। तो इसलिए ये अथॉरिटी सेक्शन 345 के ऊपर बेस्ट अथॉरिटी है। अब एक अगला सेक्शन जो है 346 हम देखते हैं वो क्या कहता है। प्रोसीजर व्हेन कोर्ट कंसीडर्स दैट केस शुड नॉट बी डेल्ट विद अंडर सेक्शन 345। अब 345 में ये कह दिया कि 175, 178, 179, 80 या 2 से 28 का जब जुर्म किया गया है, न्यायालय चाहे तो उसको कस्टडी में डिटेन करके न और मतलब पेश कर देगा और न्यायालय शाम को उसके संज्ञान लेते हुए डिसीजन कर देगा और 200 रुपये तक जुर्माना कर देगा और डिफ़ॉल्ट की सूरत में 1 माह। लेकिन 346 क्या कहता है? 346 कहता है कि यदि न्यायालय 345 सेक्शन की सूरत में किया जाने वाले जुर्माने की बजाय ये विचार रखता है कि डिफ़ॉल्ट का जुर्माना की कारावास से अलग कारावास होनी चाहिए, तो मामला 345 में नहीं निपटाना जाना चाहिए, तो वह तथ्यों के आधार पर जो जुर्म बनता है मुलजिम का बयान व शिकायत कम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन वाले मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा और मुजरिम से उस न्यायालय में पेश होने की सिक्योरिटी ले लेगा और सिक्योरिटी ना देने की सूरत में कस्टडी में लेकर उसको मजिस्ट्रेट के सामने भेज दिया जाएगा। तो ये है 346। और 346(2) क्या कहता है कि जिस मजिस्ट्रेट को मामला भेजा गया है वह इसे ये मानकर ट्राई करेगा मानो पुलिस केस हो, चाहे बेशक वो 200 और 203 वाली स्थिति CRPC में कुछ भी है। अब आगे क्या कहता है 347, व्हेन रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार टू बी डीम्ड एक सिविल कोर्ट। जब स्टेट गवर्नमेंट कोई ऐसा निर्देश दे दे तब कोई भी रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत जब वो नियुक्त हैं, धारा 345 और 346 में सिविल न्यायालय समझा जाएगा। अब 348 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपोलॉजी। एक आदमी ने माफ़ी मांग ली, माफ़ी के वजह से तो हमने कई सेक्शन पढ़े, 306 से 308 पढ़ा, आर्टिकल 72 पढ़ा, आर्टिकल 161 पढ़ा। अब ये एक सेक्शन और आपके सामने है, इसमें क्या कहता है कि माफ़ी मांगने पर अपराधी का डिस्चार्ज होना। जब कोई न्यायालय धारा 345 में दंडित किए जाने के लिए न्यायालय निर्णित करता है या धारा 346 में मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाता है, इस बात के लिए जिसे उसने नियमानुसार करना चाहिए था और नहीं की या करने से इनकार किया या जानबूझकर अपमान किया अदालत का या न्यायालय में के कार्य में विघ्न डालने का कारण विचारण हेतु भेजा, तब वह न्यायालय अपनी डिस्क्रिशन से उसे माफ़ी मांगने पर डिस्चार्ज भी कर सकता है और दंड का भी परिहार यानी रिमिट कर सकता है। जो दंड है वो भी हटा सकता है, छोड़ सकता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कई बार कहते हैं कि अनकंडीशनल माफ़ी मांग ली, क्या जी बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। तो इसलिए कोर्ट जो है इस तरीके से भी माफ़ कर देती है। अब 349 क्या कहता है? इम्प्रिजनमेंट ऑफ कमिटल ऑफ पर्सन रेफ्यूजिंग टू आंसर और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। क्रिमिनल कोर्ट के सामने साक्षी जब कोई पर्सन व उत्तर न दे, किसी पर्सन का उत्तर न दे या दस्तावेज जो मांगा है वो पेश ना करे और वो दस्तावेज पेश करने से इनकार करे और कोई उचित कारण भी ना बताए कि क्यों पेश नहीं कर रहा, तो कोर्ट उन कारणों को लिख करके उसे 7 दिन तक की सादा कारावास या दंडावेश दे सकता है। जब तक वह इस चीज़ या दस्तावेज को पेश करने के लिए सहमत ना हो, उसको कस्टडी में रख सकता है और इनकार पर डटे रहने पर धारा 345 और 346 जो ऊपर मैंने बताई उसके तहत कार्रवाई कर सकता है। अब 350 क्या कहता है? सम्मन के पालन में गवाह के हाजिर न होने पर संक्षिप्त प्रक्रिया यानी समरी प्रोसीजर वो कैसे किया जाएगा कि विटनेस को जो है सम्मन किया, जो
अदालत में पेश होकर के बाउंड था, जो दस्तावेज मंगाया गया है, जो पूछने के लिए बुलाया गया है, वो पेश होता और वो चीज़ पेश करता और समन्स की कंप्लायंस में पेश होता, तो वो पेश नहीं होता, एक्सक्यूज करता है, बहाने बनाता है, नेगलेक्ट करता है या रेफ्यूज़ करता है कोर्ट को अटेंड करने में, तो क्या होगा? जब कोर्ट को ये विश्वास हो जाए कि ये जानबूझ करके शरारत कर रहा है और नेगलेक्ट कर रहा है या पेश नहीं हो रहा है या रेफ्यूज़ कर रहा है, तो कोर्ट कैन टेक द कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। कोर्ट उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लेगा और आफ्टर गिविंग शो काज नोटिस फाइन नॉट एक्सीडिंग ₹100 का कर देगा, ₹100 तक का जुर्माना उसके ऊपर कर देगा। अब सेक्शन 351 क्या कहता है? अपील फ्रॉम कन्विक्शन अंडर सेक्शन 344, 45, 349 और 350। अब ये जैसे ₹100 का इसमें जुर्माना हुआ, मतलब 345, 46 की कार्रवाई की जो मैंने बात बताई कि जुर्माना छोड़ा जा सकता है, वो किया जा सकता है, तो इसमें क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के सिवाय यदि किसी और न्यायालय ने 344, 45, 49 और 50 के अधीन किसी को सेंटेंस किया है तो वह उस न्यायालय में अपील कर सकता है जहाँ डिक्री या ऑर्डर की अपील होती है। अध्याय 29, अध्याय 29 के बारे में फिर याद दिला दूँ कौन सा है? सेक्शन 372 से 399, जिसमें अपील का प्रोविज़न है। तो क्या कहता है कि जहाँ पर ये 372 से 399 के उपबंध जहाँ तक लागू हो सकते हैं, इस धारा के अधीन अपीलों पर भी लागू होंगे। यानी जैसे वो 372 से 399 के प्रोविज़न लागू है ना, इसी तरीके से ये अपील का प्रोविज़न भी लागू होगा और एपीलेट कोर्ट को उस दंड को एल्टर, रिवर्स या रिड्यूस करने का पूरा हक होगा। अब स्मॉल कॉजेज कोर्ट की कन्विक्शन की अपील उसी सेशन न्यायालय में होगी जिसमें वो न्यायालय स्थित है, और रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार जो सेक्शन 347 के तहत दीवानी अदालत समझे गए हैं उस द्वारा की गई दोष सिद्धि की अपील भी उसी सेशन न्यायालय में होगी जहाँ उनका कार्यालय है। अब जो है 352 सेक्शन है, सर्टेन ऑफेंसेस नॉट टू बी ट्राइड बाय सर्टेन जजेज एंड मैजिस्ट्रेट्स, कि कुछ ऑफेंस जो है कुछ जज सर्टेन विशेष जज विशेष ऑफेंस ट्राई नहीं कर सकते। वो कौन से? धारा 344, 345, 349 और 350 में जैसा कहा गया है कि उनके सिवाय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से भिन्न क्रिमिनल कोर्ट का न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट धारा 195 में जो रेफर किया गया है, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति का ट्रायल जब तक नहीं करेगा जब तक वह अपराध उसके सामने या इन कंटेम्प्ट ऑफ हिज अथॉरिटी या जब तक उसके नोटिस में बतौर जज या मजिस्ट्रेट की हैसियत से नहीं लाया जाता, यानी शू मोटो वो उसमें कुछ नहीं करेगा। तो आज हमने सेक्शन 340 से 352 तक सेक्शन 195 के साथ पढ़ा। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो लंबा हो गया उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन यदि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको रोज़ाना ये काम आएगा। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि पसंद आने पर आप इस चैनल को पसंद तो करेंगे ही, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार।